नवंबर 2022 से ऑलमोस्ट नवंबर 2023, मतलब कितनी बार तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि पेशेंस, धैर्य, धीरज, इन सब का टेस्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पर यूनाइटेड फैन बेस की बात करें, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन कितना आएगा और कौन कितना जाएगा, किसका कितना पैर है, किसका कितना हाथ है, ये कभी कंफ्यूजन हटी नहीं। और जबकि पार्टी सिर्फ तीन ही है, एक ग्लेजर्स, एक यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ और यहाँ पर तीसरा है शेख जसिम थनथनी। अब यहाँ पर ऑब्वियसली तुमने काफ़ी सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे, काफ़ी सारा पढ़ लिया होगा, लेकिन हम यहाँ पर मोटे डिटेल्स पे तो खैर मैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए बता दूंगा, लेकिन जो मेरा खास ध्यान रहेगा आज के इस एपिसोड में वो माइन्यूट डिटेल्स में कि कहाँ पर जो हेट है सर जिम रैटक्लिफ के लिए या फिर जो सिंपैथी है शेख जसीम थनथनी के लिए, वो कौन सी उन डिटेल्स में है जो कि शायद से इन बड़े आर्टिकल्स में मिस आउट हो रही है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मोटे मोटे तौर पे, फॉर्मेलिटी के लिए मैं तुमको बता देता हूं कि भाई सर जिम रैटक्लिफ का 25% का माइनॉरिटी स्टेक यहां पर एक्सेप्ट होने के कगार पर है और यहां पर ग्लेजर्स और उनके बीच में आपसी सहमति और फ्रेंच लिप किस दोनों हो चुकी है। आने वाले दिनों में यहां पर यूनाइटेड का बोर्ड इस चीज के रिगार्डिंग वोटिंग भी करने वाला है और जिसके यहां पर पूरे आसार है कि वोटिंग को अप्रूव कर दिया जाएगा। साथ ही यहां पर शेख जसीम थनथनी ने पब्लिकली यहां पर किसी मीडिया हाउस के थ्रू ये कंफर्म कर दिया है कि वो यहां पर अब ग्लेजर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के प्रोसेस से अब वो अपने आप को बाहर जाते हुए देख रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि जब भी कोई ऐसा बिडर पब्लिक में ये चीज कर देता है कि भाई ठीक है अपन हार गए, तो इसका मतलब उसने अंदर, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरफ से उसने भी मान लिया कि हाँ वो रेस में हार ही गया है। अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर यह भी कंफर्म है कि भाई जो वैल्यूएशन यहाँ पर ग्लेजर्स को मिल रही है वो अभी भी उनके डिजायर्ड नहीं है, पर उससे 500 मिलियन कम है, यानी कि वो $8 बिलियन की वैल्यूएशन ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पर सर जिम रैटक्लिफ जो कि 25% को लगभग कुछ 1.5-2 के आसपास ले रहे हैं, उनकी जो वैल्यूएशन पिक करी है वो है $7.5 बिलियन। और जो यहाँ पर शेख जसीम थनथनी ने यहाँ पर एक्सेप्ट करी है वो है यहाँ पर $6.5 बिलियन के आसपास का। बिलियंस की बात है, यहाँ पर बिलियंस और स्टर्लिंग और पाउंड्स में तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये इस समय की सिचुएशन है। काफ़ी लोग यहाँ पर नाराज़ है, काफ़ी क्या मतलब सारे ही लोग नाराज़ हैं कि भाई कैसे यहाँ पर आपने कतर को यहाँ पर टेक ओवर नहीं होने दिया जस्ट बिकॉज कि आपकी यहाँ पर वैल्यूएशन को मीट नहीं हो रहा। होता है यहाँ पर एक कहीं ना कहीं होता है ना कि बेशर्मी भी होती है थोड़ी सी कि भाई यार आपको इतनी गाली पड़ रही है, हर दिन आपको गाली पड़ रही है, आप कभी बाहर निकल के तो देखो आपका नुन्नी काट दिया जाएगा। लेकिन स्टिल उनको ये मतलब ही नहीं है, उनको पैसों से मतलब है और वो साफ साफ दिखता भी है। अब बात करते हैं उन छोटी छोटी डिटेल्स की या फिर उन छोटी छोटी पिवट इन्फॉर्मेशन की जो कि बहुत क्रूशियल है। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज पॉइंट आउट की जा रही है कि क्यों यहाँ पर कतर के या फिर शेख जसीम के अगेंस्ट जो सिंपैथी आ रही है वो इसलिए क्योंकि वो ना ही सिर्फ ग्लेजर्स को पैसा दे रहे थे, ऑफ कोर्स ग्लेजर्स को मुंह मांगा रकम नहीं दे रहे थे, कैसे दे मुंह मांगा रकम, तुम्हारा रेवेन्यू क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है और फिर तुम मांग क्या रहे हो, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तुम मांग वो रहे हो जो कि तुमको लगता है कि आने वाले 5-6 साल में यहाँ पर रियलाइज हो जाएगा, लेकिन 5-6 साल फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट टर्म्स में इतना कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। जो बात यह है वो पैसा तो दे ही रहते, बल्कि यहाँ पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को कमिट कर रहे थे लगभग $1.5 बिलियन। और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि यहाँ पर आपको ओल्ड ट्रैफोर्ड को भी रेनोवेट करना है, आपको ट्रांसफर स्ट्रक्चर भी देना है, आपको यहाँ पर एरिक टेन हैग को बैक भी करना है, आपको फैसिलिटीज़ को भी इंप्रूव करना है और ओवरऑल आपको मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऊपर से नीचे तक रेनोवेट करना है और उसके लिए यहाँ पर पैसों की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर शेख जसीम पूरी तरीके से कमिट करने की कोशिश कर रहे थे। सर जिम रैटक्लिफ की बात करें तो अभी तक कोई गारंटी नहीं आई है और शायद से आएगी भी नहीं। हाउएवर यहाँ पर शेख जसीम ने ये कंफर्म कर दिया है, नहीं सॉरी, सर जिम रैटक्लिफ ने कंफर्म करा है अपने इंटेंशन से कि उनको स्पोर्टिंग राइट्स में जो भी स्पोर्टिंग डिसीजंस हैं उनमें उसको वेटेज चाहिए और इवेंचुअली वो यहाँ पर फुल मेजॉरिटी स्टेक खरीद लेंगे। ये फुल इवेंचुअली कितने टाइम स्पैन है ये अभी भी हमको नहीं पता। क्या यहाँ पर उनको खरीदने दिया जाएगा? ऐसा बताया जा रहा है कि रिपोर्ट्स में तो भाई उन्होंने यहाँ पर नेगोशिएशन में साफ साफ बात रखी है कि यहाँ से अब स्लोली ग्लेजर्स बाहर जाते रहेंगे और सर जिम रैटक्लिफ अंदर आते रहेंगे। ये फिलहाल का हिसाब है। यहाँ पर ही अगर हम बात करें डिसीजंस की तो देखो अल्टीमेटली 96% ग्लेजर्स के पास है, उसमें से अब यहाँ पर खैर अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो 25% सर जिम रैटक्लिफ के पास आ जाएगा, तो कोई खास जो अल्टीमेट डिसीजन होगा वो यहाँ पर इनके पास ही होने वाला है, ग्लेजर्स के पास होने वाला है और उसमें कुछ करने वाले नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोग ये कह रहे हैं कि ग्लेजर्स को बाहर निकालना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था और आपने ग्लेजर्स के साथ ही हाथ मिला के अब आप काम करने लग गए। उन्होंने कहा कि करप्शन को अगर हटाना है तो आप करप्ट आदमी के साथ थोड़ी काम करोगे।
करप्शन को हटाना है तो सबसे पहला डिसीजन ही आपको उस करप्ट बंदे को बाहर निकालना है, ना कि उस करप्ट बंदे के साथ हाथ मिला के काम करने की दिक्कत है। ऑफ कोर्स काउंटर हो सकते हैं और काउंटर होने भी चाहिए, आप बताते रहना। साथ ही यहाँ पर ये भी एक बताया जा रहा है कि भाई सर जिम रैटक्लिफ की बात करें तो सर जिम रैटक्लिफ का जो मनी पावर है वो भी इतनी नहीं है कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं शेख जसीम को कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने सिंपैथी इसलिए भी दिखाई क्योंकि शेख जसीम की बात करें तो वो सेंसिबल थे, वो मानते थे कि यहाँ पर ग्लेजर्स को पैसा नहीं देना बल्कि यूनाइटेड को पैसा लगाना है। तो वो ग्लेजर्स की वैल्यूएशन को मीट कर भी रहे थे एक तरीके से, बल्कि नहीं भी कर रहे थे। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि शेख जसीम इतने सेंसिबल या फिर इतने पेशेंस के साथ जो नेगोशिएशन कर रहे हैं इसीलिए वो यहाँ पर हार गए। लेकिन यहाँ से अब आगे का रास्ता क्या है, कुछ नहीं है। जैसा ग्लेजर्स अभी 2005 के बाद से बने हुए आ रहे हैं, अभी भी वो बनते हुए दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं सर जिम रैटक्लिफ ने उनको एक बहुत बढ़िया यहाँ पर एक लाइफलाइन दे दी है, क्योंकि सर जिम रैटक्लिफ का इन्वेस्टमेंट आना उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। उनके लिए लगभग 4-5-6 सालों का काम आगे हो गया है कि भाई ठीक है अब तो हमको कोई यहाँ पर निकाल ही नहीं सकता। बहुत बहुत दुख की बात है कि यूनाइटेड कहाँ सिटी पीएसजी इनसे कम्पीट करना और कहाँ यहाँ पर इनके जो ओनर्स के एम्बिशन है वो वेस्ट हैम के साथ कम्पीट करने के हैं। मे बी वेस्ट हैम ज़्यादा बेटर कर सके। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी अगली अपडेट की और आती है यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहे हम बात करें अल सैक्सी नसर की या फिर पोर्चुगल के साथ, दोनों के साथ ही अभी परफॉर्मेंस काफ़ी सही आ रही है, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी। ऐसे में स्लोवेकिया के अगेंस्ट यहाँ पर ब्रेस मारने के बाद जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो से उनका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो उन्होंने कहा कि ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म यहाँ पर 1000 गोल का है, जो कि काफ़ी टफ है और उस पर डाउट क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर एक आके देखो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स मेरा 900 गोल का है और अभी करंटली यहाँ पर किस तरीके से मैं खेल रहा हूँ 900 गोल अचीवेबल है। हाँ, इंजरी नहीं होनी चाहिए और हाँ यहाँ पर फॉर्म में स्लिप नहीं आना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने बार बार अब इस चीज़ को भी फोकस किया है कि जो उनकी फिजिकल डिमांड है क्या उनकी बॉडी उस चीज़ को फुलफिल कर सकती है या फिर नहीं। इसके रिगार्डिंग मेरा एक बहुत ही बोल्ड सा डिसीजन है कि यहाँ पर अगर 2026 वर्ल्ड कप वो खेल रहा है तो 1000 गोल्स वो पार कर देगा। अगर वो 1000 गोल पार नहीं कर पाएगा तो वो 2026 का वर्ल्ड कप भी नहीं खेलेगा। इसके पीछे तुम एक बार फोकस करो कि अभी ऑलरेडी वो 857 गोल्स के साथ है। 900 गोल हो जाएंगे, आज इस साल नहीं हो जाएंगे तो अगले सीजन में हो जाएंगे। लेकिन जब यूरो के बाद रोड टू 1000 गोल्स की जब बारी आएगी तो तुम सोचो कि 2 साल होंगे, उसमें ऑफकोर्स ही हैज़ टू स्कोर 100 गोल्स, लगभग 2-2.5-3 साल होंगे। तो क्या उसमें वो 100 गोल स्कोर नहीं कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाएगा तो क्या यहाँ पर मीडिया उसको बख्श देगी कि अगर एक ऐसा प्लेयर जो कि 3 साल में 100 गोल्स नहीं मार पा रहा है, नहीं है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्या उसका पोर्चुगल में खेलना वाजिब बनता भी है या नहीं है? तो इस चीज़ को मैं इसको ऐसे रिलेट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स जो डिमांड्स हैं वो आप ऐसे नहीं हो सकती कि 41 ईयर्स ओल्ड प्लेयर से भी आप यहाँ पर कह रहे हो कि नहीं 30 गोल स्कोर कर, बट क्योंकि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है तो जो मीडिया है ऑफकोर्स जो उसके अगेंस्ट रहती है हमेशा, वो डिमांड भी फिर ऐसी रखेगी और फिर खबरें भी फिर ऐसी छपेंगी। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी सी रियल मैड्रिड की। तो अकॉर्डिंग टू जर्मन बाइल्ड न्यूज़पेपर की अगर हम बात करें तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ज़ाबी अलोंसो और बायर लेवरकुसन के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज है और 3 क्लब बताए गए हैं। पहला यहाँ पर बायर्न म्यूनिख, दूसरा यहाँ पर रियल मैड्रिड और तीसरा लिवरपूल, कि अगर इन 3 क्लब्स में से यहाँ पर कोई भी उसको कॉन्टैक्ट करता है और उसको हायर करने की प्रोसेस को चालू करता है तो बायर लेवरकुसन यहाँ पर नहीं रोक सकती। और मेरे को लगता है कि जेंटलमैन एग्रीमेंट हो ही जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है वहाँ पर। इवन दो रियल मैड्रिड के अगर इनसाइड सोर्सेज की बात करें तो वे मानते हैं कि लिवरपूल और बायर्न म्यूनिख शायद से रियल मैड्रिड से पहले दरवाजा खटखटा दे। बायर्न का तो समझ में आता, अबे लिवरपूल क्यों खटखटाएगी? देखो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले टाइम में यर्गन क्लॉप लिवरपूल को छोड़ने वाला है, इवन दो अगर कुछ अल्टीमेटली हो जाए। वैसे अल्टीमेटली में जो तुम सोच रहे हो मोहम्मद साला, उसके रिगार्डिंग में हमारे पास अपडेट है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि लिवरपूल और क्लॉप का यहाँ पर कुछ होने वाला है खट्टा पट्टा सा। हाँ, बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट हो सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि बायर्न यहाँ पर पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटेड थॉमस टुकल से, और उनको तो ये है ही कि टैलेंट को यहाँ पर आप एक्वायर कर लो बुंदेसलीगा से। और क्योंकि यहाँ पर अगर आप कह सकते हो कि ज़ाबी अलोंसो खेला भी है बायर्न के अगेंस्ट तो वो एक एज भी दे देता है। रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड काफ़ी फोकस्ड है ज़ाबी अलोंसो पे, रियल मैड्रिड काफ़ी अच्छे से मॉनिटर कर रही है और रियल मैड्रिड उसके गेम स्टाइल को काफ़ी रेवोल्यूशनाइज भी देखती है, पर्टिकुलरली अपने फिलॉसफी के साथ कि भाई हमारे पास भी बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग अपडेट ये निकल के आई है कि जिडान के अगेंस्ट ये आया है खबर कि भाई जिडान यहाँ पर अगेंस्ट नहीं है रियल मैड्रिड में वापसी के। काफ़ी सारे लोग ये बता रहे हैं
रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लोज सोर्सेज ने बताया कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो जिडान कंटिन्यूसली रियल मैड्रिड की हायरार्की के साथ अपने रिलेशंस को सुधार रहा है। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि रियल मैड्रिड यहाँ पर जिडान को वापस लेके आ सकती है? मे बी और मे बी नॉट, लेकिन हाँ ये चीज तो कंफर्म कर देता है कि इस पूरे रियल मैड्रिड नेक्स्ट मैनेजरियल सर्च में जिडान मिक्स में है। आप ये बताओ कि तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर पर्टिकुलरली जिडान को रियल मैड्रिड वापस लेके आना चाहिए या फिर जावी अलोंसो का एरा अब हमको स्टार्ट करना चाहिए? खैर इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर लियोनेल मेसी के दो काफ़ी अच्छे इंसिडेंट्स है, अच्छे तो नहीं बट इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स है। सबसे पहले भाई यहाँ पर जब मेसी पैराग्वे के अगेंस्ट एज अ सब्स्टिट्यूट आए थे तो काफ़ी बढ़िया वहाँ पर एक हार्ट वार्मिंग जेस्चर बन गया था जब ओटामेंडी जो कि करंट कैप्टन थे वो फील्ड पे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पर लियोनेल मेसी पिच पे आने वाले थे तो ओटामेंडी यहाँ पर अपना कैप्टन आर्मबैंड लियोनेल मेसी को देने आ रहे थे और मेसी कंटिन्यूसली उनको इशारा कर रहे थे कि नहीं वो कैप्टन आर्मबैंड तुम ही पहन के रखो, लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर डिसएग्रीमेंट था और यहाँ पर ओटामेंडी ने ज़बरदस्ती पहना ही दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी बज़ क्रिएट हुआ कि किस तरीके से यहाँ पर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना टीममेट्स के लिए फील करता है और कैसे यहाँ पर अर्जेंटीना के टीममेट्स उसके लिए फील करते हैं। नो वंडर क्यों बार बार यहाँ पर अगर आप ऑफ द फील्ड की बात करो, ऑन द फील्ड की बात करो, अर्जेंटीना की टीम इतनी पोजेस्ड है और इतनी ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि एग्रेसिव और कंजर्वेटिव है लियोनेल मेसी के रिगार्डिंग। काफ़ी अच्छा जेस्चर था, वीडियो भी यहाँ पर मैं चला ही दूंगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें अब थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल की, तो भाई यहाँ पर एक बंदा है पैराग्वे का एक प्लेयर है, इसका मैं नाम भूल गया, सैंडियोरो कुछ था, लेकिन वो बंदा ला मासिया में खेला हुआ है, शायद से लियोनेल मेसी के टाइम पर भी खेला हुआ है वो बंदा। यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ ऑल्टरकेशन हुआ, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई, कुछ वो हुई, और लेकिन जब लियोनेल मेसी यहाँ पर पीठ दिखा के जाने लगे तो वीडियोस कैप्चर में ये आया है कि उस बंदे ने थूका है लियोनेल मेसी की जर्सी पे, यानी कि लियोनेल मेसी की कमर पे। अब खैर इसके रिगार्डिंग जब बाद में पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में लियोनेल मेसी से पूछा जाता है तो मेसी ने कहा कि देखो मेरे को लॉकर रूम में जाके पता चला कि एक बंदे ने ऐसा करा है, लेकिन मैं उस बंदे को जानता भी नहीं और ये अपने आप में एक इंसल्ट है क्योंकि वो ला मासिया में खेले हुए हैं। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि देखो मैंने इस मामले को छोड़ दिया क्योंकि मेरे को पता है कि अगर वीडियो कैमरे पे रिकॉर्ड हुआ है तो इस पर हल्ला कटेगा एंड ऑफ कोर्स उसको गाली पड़ेंगी और ये सब ड्रामा होगा, बहुत लाइक कंट्रोवर्सी हो जाएगी, तो मैंने उस मामले को पिच पे ही छोड़ दिया। और ये चीज़ सच भी थी क्योंकि जब उस बंदे की बात आई तो उस बंदे ने यहाँ पर ये कहा कि देखो लग रहा है कि कैमरे में मैंने उस पर थूका है लेकिन मैंने थूका नहीं है, बहुत बेतुके की बात है। और उसने माना भी है कि उसको तब से लेके अब तक बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ भी चुके हैं जब उसने नेक्स्ट अपना इंटरव्यू दिया था। तो आई थिंक मेसी ने काफ़ी मैच्योरिटी वाला काम किया है यहाँ पर कि उसने इस चीज़ को बाद में तूल नहीं दी क्योंकि उसको पता है कि अगर कैमरे पे आ गई है तो उसकी लंका तो वैसे भी लग गई, तो उसमें मेसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ वापस आते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो पे, और रोनाल्डो के रिगार्डिंग एक बहुत ही बढ़िया अपडेट छपी थी, मतलब काफ़ी सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर टाइप अपडेट छपी थी। अब यहाँ पर हाल ही में जब लाइक अल सैक्सी नसर का KFC चैंपियंस लीग का मैच था ईरान में, तो यहाँ पर ईरान की अगर हम बात करें तो जब वो ईरान में आए थे तो उन्होंने यहाँ पर एक आर्टिस्ट से मिले थे ईरान में एंड शी वाज हैंडीकैप्ड, और जब उन्होंने उसको गले लगाया और किस किया, मतलब ऑफ कोर्स यहाँ पर माथे गाल पे किस किया, तो यहाँ पर उसके बाद काफ़ी सारी मीडिया हाउसेस ने, ईरान की लोकल मीडिया हाउसेस ने कंफर्म किया कि 99 कुछ लैशेज लग सकते हैं, कोड़े पोड़े पड़ सकते हैं और यहाँ पर पनिशमेंट लग सकती है रोनाल्डो को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ईरान के अगर लॉ की बात करें तो आप किसी भी अनमैरिड उसको किस नहीं कर सकते। आई थिंक ये यहाँ पर वहाँ का रूल था। इसके बाद यहाँ पर ईरान की एम्बेसी ने यहाँ पर सोचो ईरान की एम्बेसी ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया और उन्होंने कहा कि बहुत शर्म की बात है कि हमारी यहाँ पर लोकल रिपोर्ट्स इस तरीके से किसी इंटरनेशनल एथलीट्स या फिर हमारी कंट्री की इमेज को ऐसे डाउनग्रेड कर रही है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने माना भी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब आए और जिस आर्टिस्ट से वो मिले उसके बाद नहीं आर्टिस्ट बल्कि पूरा देश यहाँ पर उनके इस जेस्चर से काफ़ी ज़्यादा खुश था, और पर्टिकुलरली क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ईरान वाला ट्रैवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है अगर कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। इसी के साथ अगर ट्रांसफर अपडेट की बात करें तो भैया जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद साला के रिगार्डिंग जो अपडेट तुम सोच रहे हो, देखो भाई साला इस साल नहीं गया लेकिन अगले साल जाने के पूरे चांसेस हैं। ऐसे में लिवरपूल जो कि तुमको पता है कि ऑलरेडी अपने बिगेस्ट यहाँ पर अगर हम एसेट्स की बात करें जब उसको रिप्लेस करने की बारी आती है तो वो होमवर्क अपना करके रखते हैं। ऐसे में यहाँ पर लिवरपूल ये मान के चल रही है कि अगर मोहम्मद साला इवेंचुअली सऊदी जाएगा तो हमारे पास उसका रेडीमेड अपग्रेड है और वो है लेरोय साने का आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी के बाद जब बायर्न में गए थे शुरुआत के कुछ टाइम उसने अब लाइक अडाप्ट किया, लेकिन अभी पर्टिकुलरली करंट सिस्टम और रिजीम में वो काफ़ी ज़्यादा सही चल रहा है। इतना ज़्यादा सही चल रहा है कि ना ही सिर्फ लिवरपूल के वो यहाँ पर हाई रिगार्ड्स पे है,
वो यहाँ पर बायर्न म्यूनिख की भी हाई प्रायोरिटी लिस्ट पे है कि कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना ही करना है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बायर्न काफ़ी पिवट सिचुएशन पे, क्योंकि अल्फोंसो डेविस की बात करें, थॉमस मुलर की बात करें, मैनुअल नॉयर की बात करें, लेरोय साने की बात करें, और यहाँ पर अगर बाकी की प्लेयर्स की बात करें तो उनके कॉन्ट्रैक्ट का भी सीन यहाँ पर किस तरीके से वो रिजॉल्व करेंगे वो देखने वाली बात है, जिसके बीच में जोशुआ किमिच भी अपने आप को देखते हैं। इसी के साथ अगर बारसा की थोड़ी अपडेट्स की बात करें तो भैया यहाँ पर बाल्डे को इंजरी हुई, लेकिन बाल्डे की इंजरी का अपडेट ऐसा है कि भैया 12-13 दिन लग सकते हैं, तो शायद से वो क्लासिको के अगेंस्ट आ सकते हैं। इसी के साथ स्पोर्ट की एक रिपोर्ट ने ये बताया कि इवन दो बाकी सारी रिपोर्ट कह रही है कि पेड्री भाई ट्रेनिंग में है और आने वाले वापसी है इंटरनेशनल ब्रेक के बाद, लेकिन पेड्री के रिगार्डिंग अपडेट यह है कि शायद से वो एल क्लासिको के स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बनाएंगे। साथ ही यहाँ पर लेवेंडोव्स्की भी ट्रेनिंग में वापसी आ रहे हैं, और यहाँ पर अगर गावी की बात करें तो उसके लिए भी थोड़ा सा अभी टाइम है। इसी के साथ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो भाई कासिमिरो को इंजरी हो चुकी है और शायद से उनका एंकल सूज गया है, तो उसमें अभी टाइम लग सकता है और आने वाले गेम्स को वो मिस करेंगे। ऐसे में यहाँ पर इसके रिगार्डिंग ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने पैरेलल जो उनके आई थिंक मोर्तो है, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कहा है कि हम मैनचेस्टर यूनाइटेड इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन या फिर एक एनालिसिस करने वाली है क्यों यहाँ पर यूनाइटेड के प्लेयर्स को इतनी लॉन्ग टर्म इंजरीज हो रही है, और वो भी की प्लेयर्स को यहाँ पर इंजरी हो रही है। उसका ध्यान देना पड़ेगा कि क्या भाई कोई एक पैटर्न है जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, एक पैटर्न है जिसको हम स्टडी कर सकते हैं, जिससे इस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को प्रिवेंट किया जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था उनका कि यहाँ पर जब उन्होंने इंजरीज के कंसर्न को बताया, उन्होंने कहा इसका मतलब तो ये है कि एरिक टेन हैग अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 को नहीं उतार पाया इंजरीज के चलते। इससे आप कुछ मानो ना मानो, लेकिन एक इनडायरेक्ट हिंट यह आता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पर्टिकुलरली एरिक टेन हैग और मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो बुरे रिजल्ट्स हैं उसका रीज़न ये भी मानता है, जो कि ऑब्वियसली है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कोई भी डेंजर अभी एरिक टेन हैग की जॉब पे नहीं है, डिस्पाइट यहाँ पर कोई भी कितनी पब्लिकेशन छाप दे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस एपिसोड। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।